स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के अंदर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाला एपिसोड में देख लिया था कि जिन्वू मिस चाइन से मिलने के लिए जाता है और वहीं पे हमारा लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमको इस समय से कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है कि एक्चुअल में जिन्वू मिस चाइन के पास किस काम से गया था। तो यार देखो, अपना हीरो जो है वो हीरोइन के पास बेमतलब में तो जाएगा नहीं, क्योंकि अगर बेमतलब में जाएगा तो हीरोइन इसको बाकी लड़कों की तरह समझेगी और इसीलिए कोई वजह थी जिस वजह से जिन्वू मिस चाइन के पास गया था। तो हम लोग कुछ समय पहले का सीन देखते हैं। सभी पार्टिसिपेंट्स तो थे वो स्टेडियम में आ जाते हैं रनिंग के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर गर्ल्स की रनिंग होती है जिसमें कि मिस चाइन ने भी पार्टिसिपेट किया होता है और फिर इनकी जो रनिंग है वो स्टार्ट होती है। हालांकि मिस चाइन स्टार्टिंग में थोड़ा सा पीछे होती हैं, लेकिन फिर वो काफी ज्यादा तेजी से बाकी सभी जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनसे बहुत ज्यादा तेजी से वो आगे जाने लग जाती हैं और बाकी सभी जो पार्टिसिपेंट्स के स्कूल के स्टूडेंट होते हैं वो उनके लिए चेयर अप कर रहे होते हैं। और फिर मिस चाइन बहुत ज्यादा तेजी से बाकी सभी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे आगे आकर लाइन को सबसे पहले पार कर लेती हैं। और फिर हम लोग कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। मिस चाइन रेस्ट करने के लिए स्टेडियम से थोड़ा सा बाहर आ जाती हैं। बाहर बैठकर उन्होंने जो सॉक्स पहने हुए होते हैं उसको निकालती हैं। तो असल में उनके एंकल में चोट आ गई थी जिस वजह से उनको काफी ज्यादा पेन हो रहा था। वो अपने मन में सोचते हुए कहती हैं कि मैं तो सिर्फ अभी पहला ही राउंड कंप्लीट किया है, वैसे क्या मैं इस चोट के साथ बाकी सभी जो इवेंट्स बचे हुए हैं उसमें भाग पाऊंगी। ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। और अपने आप से नाराज होकर वो अपने घुटनों पर अपना सर रखते हुए परेशान हो जाती हैं। अब वो इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान होती हैं कि वो अपने इस चोट का करे तो क्या करें। और ये वही सीन था जहाँ पर जिन्वू मिस चाइन के पास आता है। जिन्वू मिस चाइन के पास आता है और उनसे बोलता है, वैसे क्या तुम अपनी चोट को छिपा कर अभी भी भागना चाहोगी, अभी भी रनिंग करोगी? अब ये बात सुनकर मिस चाइन तो काफी ज्यादा हैरान होती हैं कि क्या कोई मेरे से बोला है, और तभी वो पीछे मुड़ती हैं। वो वहां पर देखती हैं तो एक्चुअल में वहां पर जिन्वू था। मिस चाइन जिन्वू को देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहती हैं कि ये तो ट्रैक एंड फील्ड का स्टूडेंट है ना, शायद ये हाई स्कूल में है ना। और मिस चाइन जिन्वू से कुछ कह पाते हैं उससे पहले जिन्वू मिस चाइन से कहता है कि वैसे अगर तुम इस चोट के साथ रनिंग करना चाहोगी तो कर सकती हो, लेकिन शायद तुम अपनी बाकी जिंदगी फिजिकल थेरेपी ही लेती रह जाओगी। तो इससे अच्छा तो ये रहेगा कि तुम रनिंग ना ही करो, और तुम्हारे लिए अभी रनिंग करना बहुत ज्यादा बेकार है। और अगर तुम रनिंग करती हो तो तुम अपनी बाकी जिंदगी इस डिसीजन को लेकर रिग्रेट करती रहोगी। मिस चाइन तो बस जिन्वू को ही देख रही होती हैं। जिन्वू मिस चाइन से कहता है कि ऐसा किसी के साथ हुआ था जिसे मैं जानता हूँ। मिस चाइन जिन्वू की स्मेल सूंघकर अपने मन में सोचते हुए कहती है कि इसकी स्मेल ये काफी बेहतरीन है। लेकिन तभी उनके पैर में फिर से दर्द होने जाता है। वो जिन्वू से कहती हैं कि तुम इस चीज की चिंता कर रहे हो उसके लिए थैंक्स, लेकिन और उनके वहां पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। और फिर तभी जिन्वू अपना हाथ उनके पैर के पास ले जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। वो उनसे कहता है कि यहीं पर ही रखिए, पैर को हिलाइए मत, ऐसे ही रहिए। अब मिस चाइन तो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है कि कर क्या रहा है। वो कहती है कि ये क्या है, ये और तभी वो देखती है कि उनका पैर धीरे धीरे ठीक हो रहा है। अब इस चीज को देखकर तो उनकी आंखें खुली खुली रहती है। हालांकि वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे हो रहा है। और फिर वो शांत हो जाती हैं। वो देखती हैं कि एक्चुअली उनका जो पैर था वो पूरी तरीके से ठीक हो गया है। जिन्वू मिस चैन का पैर ठीक करने के बाद उनसे कहता है कि तुमको सिर्फ एक ही चांस मिलेगा, तो तुम अपना बेहतरीन करना, जितना ज्यादा तेजी से हो सकता है उतना ज्यादा तेजी से रन करना। और फिर जिन्वू वहां से जाने लगता है। तभी मिस चाइन जिन्वू से कहते हैं कि रुको 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 रुको, क्या हम लोग पहले कभी मिल चुके हैं क्या? इससे पहले जिन्वू उनको कुछ कहने वाला था, लेकिन जिन्वू तभी रुक जाता है और उनसे कुछ भी नहीं कहता है। जिन्वू मिस चाइन से कहता है तो चले, लेट्स रन। मिस चाइन कहते हैं कि क्या क्या? जिन्वू मिस चाइन से कहता है कि अगर तुम मेरे से तेज भाग लोगी, तुम मेरे से ज्यादा तेज रन कर लोगी, तो मैं तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब जरूर दे दूंगा। मिस चाइन अपने पैरों पर फिर से खड़ी जाती है और जिन्वू से कहती हैं कि ओ, तो तुम इस समय हाई स्कूल में हो है ना? कि मैंने देखा है कि जितने भी इवेंट्स हुए थे तुम उन सभी में फर्स्ट थे। ये बात सुनकर जिन्वू थोड़ा सा स्माइल करता है और मिस चाइन से कहता ओ अच्छा, ऐसी बात है, तो इसका मतलब ये तो मैं मानूं कि तुम हार मान चुकी हो है ना? जिन्वू की बात सुनकर मिस चैन थोड़ा सोचते हुए कहते हैं वैसे वो लोग फाइनल राउंड का जो रिजल्ट है वो जल्द ही अनाउंस करने वाले हैं। वैसे क्या तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर बाद में दे सकते हो जब मैं तुम्हारे रिकॉर्ड को बीट कर दूंगी? हालांकि मेरे को इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हाँ,
क्या तुम मेरे इस क्वेश्चन का जवाब दोगे अगर एक बार मैंने तुम्हारे रिकॉर्ड को बीट कर दिया तो? जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये इस समय वैसे काफी जवान है, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा इनोसेंट है, जैसे हमेशा से थी। जिस पे जिन्वू भी मिस चाइन से कहता है कि ठीक है, तो ये डील पक्की हुई, वादा रहा। और फिर बॉयज का भी यहाँ पर रेस होती है, जिसमें कि आपको पता ही है कौन जीतने वाला है, जिन्वू ही फर्स्ट आ रहा है। तो इस इवेंट के बाद भी काफी सारे इवेंट्स होते हैं और जिन्वू अपनी लाइफ अलग जी रहा होता है और मिस चाइन अपनी लाइफ अलग जी रही होती है, और वो जिन्वू के रिकॉर्ड्स को बीट करने में लगी हुई होती हैं ताकि वो जिन्वू से अपने इस सवाल का जवाब ले पाए। और जिन्वू बेचारा लगा हुआ होता है अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने में, गेम खेलने में, जैसे आप लोग लगे हुए हो ना फ्री फायर खेलने में। वैसे एक मिनट, जिन्वू कौन सी गेम खेल रहा होगा? फ्री फायर खेल रहा होगा क्या? आप लोग कमेंट करके बताना जिन्वू कौन सी गेम खेल रहा होगा। हालांकि जिन्वू की बीच बीच में मिस चाइन से कभी कभार बात हो जाती है, वैसे बात नहीं होती है कि जाकर ये बात ही करने लग जाता है। कभी कभार ये लोग रास्ते में मिल जाते हैं तो मिस चाइन जिन्वू को हाय हेलो बोल देती हैं, उस टाइप से। और फिर जिन्वू का जो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का दिन होता है वो भी फिक्स हो जाता है और इसीलिए जिन्वू लगा हुआ होता है अपनी पढ़ाई करने में। तुम लोगों को क्या लगा पढ़ाई नहीं करेगा जिन्वू? भाई पावर है तो क्या हो गया, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना यार। हालांकि बेचारा इग्रीज भी अपने किंग के लिए मेहनत कर रहा होता है जिन्वू को पढ़ाने में। इसके बाद 24 दिसंबर का दिन आता है, यानी कि क्रिसमस का। पूरे शहर में लाइट जगमगा रही थी, सभी लोग क्रिसमस की पार्टी के लिए काफी ज्यादा उत्साहित थे। जिन्वू जो कि एक नॉर्मल सा कपड़ा पहनकर बीच बाजार में घूम रहा था, अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैं आखिरी मंथ के अंत तक कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ता रहा हूँ। मैं उसी में काफी ज्यादा बिजी था, लेकिन मेरे को यार थोड़ा कपड़ा वपड़ा तो अच्छे से कर लेना चाहिए था यार, मेरे कपड़े भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो एक्चुअल में जिन्वू यहाँ पर किसी से मिलने के लिए आया था। अभी थोड़ी देर बाद पता लगेगा किससे मिलने के लिए आया था। और तभी जिन्वू वहां पर एक शॉप के आगे से जाता है तो वहां पर एक कपड़ा देखता है जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन लग रहा था। और फिर क्या, जिन्वू अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस कपड़े को अपने अंदर समन कर लेता है। एक मिनट, जिन्वू नॉन लिविंग थिंग को भी समन कर सकता है? ये क्या चल रहा है? ऐसे तो इसको पैसों की जरूरत पड़ेगी नहीं, कुछ भी खरीद लेगा भाई ये तो। और फिर जिन्वू उस कपड़े को पहन लेता है जिसमें वो काफी ज्यादा बेहतरीन लग रहा था। जिन्वू कहता है तो अब मैं कैसा लग रहा हूँ? टस्क जिन्वू की तारीफ करते हुए कहता है कि मेरे किंग आप तो लाजवाब, बहुत बेहतरीन, मस्त लग रहे हो। और फिर जिन्वू जिसके लिए यहाँ पर आया हुआ था उस व्यक्ति का इंतजार कर रहा था। और फिर जिन्वू कहता है 3, 2, 1 और पीछे से आवाज आती है मिस चाइन की। तो एक्चुअल में जिन्वू यहाँ पर मिस चाइन से ही मिलने के लिए आया था। मिस चाइन भागते हुए आ रही होती है, काफी ज्यादा थक गई होती हैं। वो जिन्वू से कहते हैं कि तुम्हारी पीछे भी आंख है क्या जिन्वू? मिस चाइन जिन्वू को कॉन्ग्रेचुलेशन देती हैं जिन्वू के कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो कि उसने लास्ट मंथ ही दिया था। मिस चाइन जिन्वू से कहती हैं कि वैसे क्या तुम अभी भी उसी यूनिवर्सिटी में जाओगे जो कि तुमने पहले चुना था? वैसे तुमको काफी अच्छे ग्रेड्स मिले हैं, तुम्हारे काफी अच्छे नंबर आए हैं, तो आखिरकार तुम उसी यूनिवर्सिटी में क्यों जाना चाहते हो? जिसपे जिन्वू उनसे कहता है कि क्योंकि वो लोग मेरे को फुल स्कॉलरशिप और साथ ही में बाहर देश में जाकर पढ़ने का मौका भी ऑफर कर रहे हैं, और साथ ही में कोई ऐसा जिससे कि मैं वहां पर जाकर मिलना चाहता हूँ। अब ये बात सुनकर तो मिस चाइन थोड़ा सा भड़क जाती हैं। वो जिन्वू पर गुस्सा करते हुए कहती हैं कि क्या वो कोई लड़की तो नहीं है ना? है जिन्वू कहता है कि ये एक सीक्रेट है। मिस चाइन इस बात से तो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है अंदर से, वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है अंदर से ये बात सुनकर कि जिन्वू किसी से मिलना चाहता है। अब जिन्वू ने बताया नहीं कि वो कौन है, जिस वजह से मिस चाइन तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और वो जिन्वू से आगे जाने लगती हैं। वो जिन्वू से कहती हैं कि वैसे तुमको अपना प्रॉमिस तो याद है ना जिन्वू? जिन्वू कहता है कि प्रॉमिस? कौन सा प्रॉमिस? मिस चाइन जिन्वू से कहती हैं कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे उस क्वेश्चन का जवाब दोगे जो कि मैंने तुमसे पूछा था, अगर मैं किसी तरीके से तुमसे तेज भाग पाई तो। जिन्वू कहता अच्छा 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 वो हाँ 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 मेरे को याद है। जिसके बाद मिस चाइन जिन्वू से कहती हैं कि सामने जो तुमको पेड़ दिखाई दे रहा है ना, तो चलो देखते हैं कि हम में सबसे पहले वहां पर कौन पहुंचता है। जिन्वू कहता है ओ वैसे आप मेरे से पूछना क्या चाहती हो? मिस चाइन जिन्वू से कहती हैं कि सब कुछ। जिन्वू कहता है कि सब कुछ मतलब? मिस चाइन जिन्वू से कहती हैं कि मैं जानना चाहती हूँ कि आखिरकार तुम क्या सोचते हो, और साथ ही में मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आखिरकार कौन है वो इंसान जिससे कि तुम जाकर उस यूनिवर्सिटी में मिलना चाहते हो, वो लड़की है या लड़का? साथ ही में और भी बहुत कुछ। जिन्हों कहता है कि और भी बहुत कुछ मतलब साथ ही में मैं जानना चाहती हूँ कि क्या हम लोग ट्रैक एंड फील्ड कंपटीशन से पहले भी मिल चुके हैं? अब ये बात सुनकर तो जिन्हों थोड़ा सा हैरान हो जाता है एकदम से ही, और फिर जिन्हों कहता है हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और फिर मिस चाइन रेडी हो जाती हैं
रेस लगाने के लिए। मिस चाई ने जो स्कार्फ पहना हुआ होता है वो जिन्वू के ऊपर पहनाते हुए जिन्वू से कहती हैं कि जिन्वू, अगर तुम मेरे को लाइक करते हो तो तुम यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलोगे। ये क्या हो रहा है? नहीं यार जिन्वू, बहक मत जाइयो भाई, बहकियो मत। नहीं जिन्वू, ऐसा मत करियो। लेकिन बेचारा जिन्वू क्या ही कर सकता है। मिस चाइन ऐसा कहने के बाद वहां से काफी ज्यादा तेजी से उस पेड़ की तरफ भागने लग जाती हैं। जिन्वू तो बस ये उनसे सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि वो देखता है कि मिस चाइन तो काफी ज्यादा तेजी से सामने से भागने लगती है। जिन्वू कहता है कि क्या? उस बेचारे को तो कुछ रिएक्शन करने का टाइम भी नहीं मिलता है और जिन्वू बेचारा वहां पर खड़ा ही रह जाता है। और फिर क्या, जिन्वू के मजे लिए जाते हैं उसके शैडो सोल्जर के द्वारा ही। जिन्वू के शैडो सोल्जर जिन्वू का मजा लेते हुए कहते हैं, वाह 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 वाह, हमारे मोनार्च तो हार गए। तभी बेरिल कहता है कि मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ, आप हार गए। टस्क कहता है, नहीं 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 नहीं, माय किंग, आपको इस चीज से एग्री नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल नहीं माय किंग, आप भागिए। अगर आप अभी भी भागेंगे तो आप उनको क्रॉस कर देंगे। जिन्वू उनसे कहता है, चुप हो जाओ यार, तुम लोग मेरे क्यों मजे ले रहे हो। बेरिल कहता है कि माय किंग, अगर आप अभी भी भागेंगे ना तब भी आप पहले पहुंच जाएंगे उनसे। चलिए चलिए जल्दी चलिए। जिन्वू के शैडो सोल्जर किसी के मजे ले ना ले, वो जिन्वू के मजे जरूर लेते हैं, मौका तो मिलने दो। और फिर जिन्वू मिस चैन को बस देखता रह जाता है और उनको देखते देखते मिस चैन की जो पिछली यादें होती हैं वो भी ताजा होने लग जाती हैं। जिन्वू को याद आता है कि किस तरीके से वो फर्स्ट टाइम मिस चैन से मिला था और भी पूरी की पूरी जितनी भी उसके दिमाग में यादें होती है मिस चैन की, वो सब कुछ उसे याद आने जाता है। और मिस चैन भी उस पेड़ के पास पहुंच जाती हैं और सबसे पहले उस पेड़ को छू देती हैं। इसका मतलब अब जिन्वू को उनके सवालों का जवाब देना होगा। लेकिन जिन्वू तो अभी भी मिस चाइन की सारी जो यादें थी वो याद कर रहा होता है कि किस तरीके से लास्ट टाइम उसने मिस चाइन से बात की थी और भी सब कुछ जो भी जिन्वू को याद होता है। और मिस चाइन उस पेड़ को छूते हुए जिन्वू से कहती हैं कि ये देखो, इसका मतलब मैं जीत गई, मैंने इस पेड़ को सबसे पहले टच किया है, मैं जीत गई। जिन्वू तो उनको बस देख रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि क्या कहूँ यार मैं अब। जिन्वू अपने शैडो सोल्जर्स से कहता है कि शैडो सोल्जर्स अपनी आंखें बंद कर लो। और फिर वो मिस चाइन के पास जाने लगता है और फिर ये दोनों गले मिलते हैं। और फिर मैंने सोचा कि इस एपिसोड को यहीं पे खत्म कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये सीन यहीं पर ही कट होता है, इसका मैं कुछ नहीं करता हूँ, देख लो। अब दूसरी तरफ हम लोग एक दूसरी ही जगह का सीन देखते हैं जो कि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो एक्चुअल में एक जगह कोई और नहीं, असल में ये था एटर्नल स्लमर। जी हाँ, द वर्ल्ड ऑफ एटर्नल स्लमर। तो एक्चुअल में जिन्वू ने जब अभी अपने शैडो सोल्जर्स को बोला था ना कि अपनी आंखें बंद कर लो, तो जिन्वू के जो शैडो सोल्जर्स थे एक्चुअल में वो लोग एटर्नल स्लमर में रहते हैं इस दुनिया में। तो अभी हम लोगों को नहीं पता कि वहां पर क्या खिचड़ी पक रही है जिन्वू के साथ। और जिन्वू के सभी शैडो सोल्जर वापस से एटर्नल स्लमर की दुनिया में आ गए थे क्योंकि उनके किंग का ऑर्डर था कि आंखें बंद कर लो, मतलब समझ गया ना आप लोग। अरे मतलब आराम कर लो थोड़ा सा। तो यहाँ पर टस्क का वेलकम किया जाता है कैमिस जैसे बड़े बड़े जो ड्रैगन होते हैं ना उनके द्वारा। बाकी सभी जो यहाँ पर शैडो सोल्जर्स होते हैं वो भी टस्क का यहाँ पर स्वागत करते हैं। वो कहते हैं, हेलो जनरल टस्क। टस्क तो भाई अलग ही चौड़ में चल रहा है, पत्नी क्या सोच के बैठा हुआ है ये। टस्क भी उन लोगों से कहता है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हालांकि मेरे को तुमसे कुछ भी नहीं कहना चाहिए, ना ही गुड मॉर्निंग ना ही गुड नाइट, क्योंकि असल में देखा जाए तो शैडो की इस दुनिया में ना ही दिन होता है और ना ही रात। लेकिन कोई नहीं, मैं गुड मॉर्निंग कह रहा हूँ। और तभी वहां पर हम लोग बेरू को देखते हैं जो कि इसी तरफ आ रहा होता है। टस्क बेरू की तरफ देखते हुए कहता है, मैं देख पा रहा हूँ कि ये पूरा हो गया है मार्शल बेरू। बेरू भी कहता है, हाँ तो तुम क्या सोच रहे हो। टस्क कहता है, ओ हो, ये तो वैसा ही जैकेट लग रहा है ना जो कि हमारे किंग ने अभी रिसेंटली पहना था। बेरू कहता, हाँ ये वही है। और वो जैकेट टस्क को दे देता है। टस्क उस जैकेट को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो बेरू से कहता है, हाँ, मेरे को नहीं पता कि आखिरकार मैं किस तरीके से आपका थैंक्स करूं मार्शल बेरू। बेरू टस्क से कहता है कि वैसे तुम हमारे राजा की तरह बनना चाहते थे, तो मैं तुम्हारी इच्छा को किस तरीके से अनदेखा कर सकता हूँ, और अगर तुमको ये जैकेट पसंद है तो मेरे लिए यही काफी है। और फिर टस्क जिन्वू का वो जैकेट पहन लेता है और उसको पहनते हुए कहता है, मजा आ गया, मस्त दिख रहा हूँ ना। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं इतना ज्यादा खुश हूँ कि मैं बाकी सभी जो मेजिस हैं उनको उकसा रहा हूँ ताकि वो भी लालच करें कि वो इस तरीके का यूनिफॉर्म पहने। मार्शल बेरू टस्क से कहता है, ये भी ठीक है, लेकिन उस गोले के बारे में क्या, यानी वो ऑर्ब की बात कर रहा होता है।
वो टस्क से कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर नहीं रहेगा कि तुम इसको एक छड़ी से जोड़ दो, ताकि तुम इधर उधर जाओ तो इसको ले जाने में आसानी हो, तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर छड़ी का मतलब वो है ना, जो जादू की छड़ी होती है, तो उस छड़ी की बात हो रही है यहाँ पर। बेरू से ये बात सुनकर तो टस्क और भी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है हाँ, ये तो एक बहुत बेहतरीन आइडिया है मार्शल। वो दाढ़ी वाले बौने, मैंने सुना है कि वैसे आप इस दुनिया में सबसे बेहतरीन क्राफ्टमैन हैं, तो वैसे क्या आप मेरी वो छड़ी बना सकते हैं? मैं आपके ऊपर भरोसा तो कर सकता हूँ ना कि आप मेरे लिए वो बना दोगे? रस्क तो एकदम जोश में होता है। बीरू भी कहता है हाँ ठीक है, तुम ही मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए वो छड़ी जरूर बना दूंगा। मेरे को ये काम कर कर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। और फिर हम लोगों को थोड़ा सा इस चीज के बारे में बताया जाता है, इस जगह के बारे में। तो एक्चुअल में ये जो दुनिया है वो है एटर्नल स्लमर। तो असल में ये बहुत ज्यादा बड़ी और कभी ना खत्म होने वाली जगह है, यानी कि इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। दूर दूर तक बस जगह ही दिखाई देगी, उसका कोई अंत ही नहीं है। और यहाँ पे लगभग 10,000 सोल्जर्स रहते हैं, जो कि एक दूसरे की मदद करते हैं और हैप्पीली रहते हैं। और फिर हम लोगों को यहाँ का जो कंप्लीट नक्शा होता है वो दिखाया जाता है। जैसा कि इस साइड हम लोग को दिखाया जाता है कि बेलियन सोल्जर जो है उसका ट्रेनिंग कैंप। तो बेलियन यहाँ पर जितने भी शैडो सोल्जर्स हैं उनको ट्रेनिंग वगैरह देता है। दूसरा जो एरिया है वो है प्लेयर जॉब चेंज एरिया, यानी कि ये लोग यहाँ पर अपने जॉब को चेंज कर सकते हैं। और इनमें से एक जगह होती है जो डेमोन कैसल प्लेयर ट्रेनिंग सिस्टम, और एक तरफ होता है एशबोर्न बैटलफील्ड। इसी तरीके से यहाँ पर काफी सारी अलग अलग जगह होती है, मतलब बहुत सारी जगह होती है, और ये जगह बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। और सभी सोल्जर्स यहाँ पर खुशी से अपनी जिंदगी बिता रहे होते हैं। और इसके बाद इग्रीज हम लोगों को कुछ और चीजें भी बताता है, जैसा कि वो बताता है कि हम सभी जो सोल्जर्स हैं हम अपने किंग के माइंड से डीपली कनेक्टेड रहते हैं। और जैसे जैसे हमारे किंग ग्रो होते जाते हैं और भी ज्यादा पावरफुल होते जाते हैं, तो हम लोग उनकी जैसे दिखने लगते हैं। हालांकि पहले हम केवल विनाश चाहते थे और विनाश के लिए ही जीते थे, लेकिन अब हम धीरे धीरे मनुष्य जैसे होते जा रहे हैं, इंसानों जैसे बनते जा रहे हैं। हम लोगों ने इंसानों की काफी सारे इमोशनल को फील किया है, और ये काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग है, क्योंकि इससे पहले हमारा जो हार्ट था, दिल था, वो पूरी तरीके से खाली था। लेकिन अब हम लोगों के अंदर भी फीलिंग्स आने लग गई है। जैसा कि काफी सारे सोल्जर्स दूसरे सोल्जर्स को ऑर्डर देते हैं, काफी सारे सोल्जर्स पढ़ाई के दौरान सोने लगते हैं, और ट्रेनिंग के दौरान भी वो लोग काफी सारी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं। वो लोग बातें करते हैं, वो लोग लड़ाई करते हैं, एक दूसरे के ऊपर गुस्सा होते हैं, और लड़ाई के दौरान तो एक दूसरे का कॉलर ही पकड़ लेते हैं और कहते हैं ए फालतू नहीं बोल, बंदे बुला लूंगा, समझा? तू बाहर मिल, तू बाहर मिलियो, देखो तो मैं बताऊंगा, तू बाहर मिल। तू जानता नहीं है, मैं ग्रीस को जानता हूँ, एक ग्रीस सर को मैं जानता हूँ। तू बाहर मिल, तू आज पक्का पिटेगा, तू बाहर मिलियो। सभी सोल्जर्स की यूनिक पर्सनैलिटीज है, और उनके पास अलग अलग किस्म की पावर है। और इस दुनिया में ऐसे ही अलग अलग प्रकार के जो शैडो सोल्जर्स हैं वो रहते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां पर अलग अलग किस्म के शैडो सोल्जर्स एक साथ रहते हैं। और मैं अपने किंग का इस चीज के लिए शुक्रगुजार हूँ। अपने किंग को मैं इस चीज के लिए थैंक्स कहना चाहूंगा कि मेरे किंग ने मेरे को एक बहुत ही बेहतरीन नई दुनिया से मिलाया, एक नई दुनिया दी, जिस चीज के बारे में तो मैं कभी भी इमेजिन ही नहीं कर सकता था। ये दुनिया मेरे कल्पना से ही परे थी। मैं अपने किंग को पसंद करता हूँ। और फिर कुछ दिनों बाद टस्क की जो छड़ी थी वो बनकर तैयार हो जाती है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। टस्क अपनी छड़ी को देखते हुए कहता है कि वाओ, गजब गजब, ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग, सुंदर, मस्त, बेहतरीन लग रही है। बेरू टस्क से कहता है कि मुझे विश्वास है कि आप इस छड़ी को लेने के बाद बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लगेंगे जनरल। टस्क भी कहता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका फैशन सेंस तो काफी बेहतरीन है मार्शल। टस्क के जो बाकी चेले चपाटे होते हैं वो कहते हैं काफी 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 बेहतरीन लॉर्ड टस्क, काफी बेहतरीन। और तभी यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मेजिस आते हैं। टस्क उन लोगों को देखते हुए कहता है तुम मेजिस, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो मेजिस टस्क से कहते हैं कि लॉर्ड बेलियन ने हमको इस जगह पर भेजा है। टस्क उन लोगों की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है ओ, इन नए सैनिकों में तो जादूगर भी हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इनके पास इतने बड़े बड़े जाइंट शरीर हैं, इतने बड़े बड़े शरीर हैं इनके, तो खड़े होकर इन लोगों के ऊपर जादू करना तो वेस्ट ही है। फिर भी मुझे लगता है कि मैं भी यही काम कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है। और फिर टस्क अपनी तारीफ करते हुए इन लोगों से कहता है कि ठीक है सभी लोग ध्यान से सुनो, मैं तुम सभी लोगों को अपना परिचय दूंगा, अपना रोल बताऊंगा कि आखिरकार मेरा रोल क्या था जब हमारे ग्रेटेस्ट मोनार्च ने अपनी पहली बैटल ड्रैगन किंग के खिलाफ लड़ी, और साथ
साथ ही में मैं तुम सभी लोगों को बताऊंगा कि आखिरकार डायमेंशन रिफ्ट के अंदर मेरा क्या कंट्रीब्यूशन था, मैंने क्या योगदान दिया। तो सभी लोग एकदम ध्यान से सुनना मेरी कहानी। और तभी पीछे से इग्रीस आता है। वो टस्क से कहता है कि टस्क तुम यहाँ पर क्यों घूम रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो तुम। टस्क कहता है कि क्या। टस्क इग्रीस से कहता है कि जो नए सोल्जर्स आए हैं ना, मैं तो इन लोगों को अपनी बस कहानी सुना रहा हूँ कि किस तरीके से मैंने अपने किंग के बैटल्स में अपना योगदान दिया है, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बता रहा था मैं तो इन लोगों को। और आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको आपकी आपकी आई लव यू मार्शल। इग्रीस टस्क की ये वाली हरकत देखकर कहता है अब इसका क्या मतलब है। और फिर इग्रीस कहता है कि मैं तुम्हारी लॉयल्टी के लिए हमेशा थैंक्सफुल रहूंगा टस्क। और फिर टस्क इग्रीस से कहता है कि वैसे वैसे आज आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इग्रीस टस्क को बताता है कि समय हो चुका है और वैसे क्या हम सभी सोल्जर्स को जो कि जनरल और हायर रैंक के हैं, उन सभी लोगों को एक साथ मिलकर अपने किंग के लिए चीयर करना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता हमें ऐसा करना चाहिए। और फिर ये लोग जिन्वू को देखते हैं तो एक्चुअल में ये उसी पल की बात कर रहे थे कि जिन्वू अब मिस चाइन से मिल गया है। और फिर ये देखकर टस्क चिल्लाते हुए कहता है हाँ मजा आ गया, ओहो फाइनली हमारे किंग हीरोइन से मिल गए। इग्रीस कहता है हाँ। और फिर टस्क अपने सोल्जर से और नए सोल्जर से कहता है ओए तुम लोग शांत से क्यों खड़े हो, अरे अपने किंग को हीरोइन मिल गई, नाचो यार मजे लो। और फिर क्या वो सभी लोग कहते हैं हुर्रे, ये हुई ना बात। टस्क बेचारा तो रो रहा था, खुशी के आंसू निकल रहे थे ना उसके। वैसे हाँ ये लोग काफी ज्यादा खुश थे कि इनके किंग को क्वीन मिल गई। और इस तरफ इग्रीस अपने मन में कुछ और ही सोच रहा था। इग्रीस अपने मन में सोचते हो कहता है मैं अपने करंट किंग से, यानी जिन्वू की बात कर रहा होता है, मैं अपने करंट किंग से एक ऐसी जगह पर मिला जिसको कि मेरे प्रीवियस किंग ने बनाया था। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। और अब दोस्तों सोचने वाली बात ये है कि इग्रीस का किंग मतलब यानी कि इग्रीस पहले किसी और के लिए काम किया करता था, किसके लिए वो तो हम लोग जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो यार, वीडियो को लाइक कर दिया करो। तो इस वाली वीडियो पर भी हम लोग 10 के लाइक का एम करते हैं, तो कर देना आप लोग। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।